आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड मेरे को तीनों ही सब्जेक्ट में यानी कि तीनों स्टैंडर्ड में जो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। वी हैव स्टडीड द सोर्सेस ऑफ एशियंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। हमने क्या पढ़ा है? हमारे एशियंट हिस्ट्री पढ़ा है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा है, पर अब आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हिस्टोरिकल sources include material, written and oral sources. Similarly, sources based on modern technology such as audio, video and audiovisual are included. यानी कि sources किस तरह की होती है? सोर्सेस मेन प्रकार के होते हैं तीन तरह के, मटेरियल, रिटन एंड ओरल सोर्सेस। उसी तरह जो मॉडर्न आता है मॉडर्न पीरियड में हमारे, उसमें आता है, उसमें हमारे सोर्सेस क्या है, मॉडर्न पीरियड में हमारे सोर्सेस क्या है। तो मॉडर्न पीरियड में हमारे सोर्सेस है ऑडियो है, वीडियो है एंड ऑडियो विजुअल है। मटेरियल सोर्सेस, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, coins, sculptures etc. can be included in the material source of history। यानी कि जो मटेरियल सोर्स है, मटेरियल सोर्स यानी कि जैसे कि पैलेस हो गया, कॉइन्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे बनाए गए हैं। उसमें कुछ अगर हम आर्कोलॉजिस्ट से पूछने जाएंगे कि उनके हिसाब से मटेरियल सोर्स क्या है, तो उनको जो खनिज में मिलेगी, जो उनको खुदाई में मिलेगी जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें उनका मटेरियल सोर्स हो जाएगा। जैसे कि तलवारें मिलती है, कॉइन्स मिलते हैं, मटके मिलते हैं, जो बॉडी के कुछ पार्ट्स, उनकी जो ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मटेरियल सोर्स में इंक्लूडेड होती हैं। बिल्डिंग एंड प्लेसेस, बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव एज पीरियड ऑफ यूरोपियन स्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स एंड गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि एक पीरियड था, अब जो हमारे इंडिया का मॉडर्न पीरियड है, इंडियन का मॉडर्न पीरियड है, उसे हम हमारे इंडियन पीरियड के हिसाब से नहीं बोल सकते, उसको हम यूरोपियन पीरियड बोलते हैं। पीरियड ऑफ यूरोपियन यानी कि ब्रिटिश पीरियड, यानी कि जो हमारा मॉडर्न पीरियड था, हमारे इतिहास का मॉडर्न पीरियड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशों ने और राजा महाराजाओं ने राज किया। इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एसेट्रा वर बिल्ड। यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री था, मॉडर्न हिस्ट्री में जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में अपना स्थापन किया, वहाँ पर रहने लगे, और वहाँ पर रहते रहते उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाए, ब्रिजेस बनवाए, रोड्स बनवाए और वाटर सप्लाई के लिए अच्छा सिस्टम किया। फाउंटेन यानी जो फुहावरा जो एक हाउस के बीचों बीच में होता है, उसमें से पानी निकलता रहता है, उसको हम फाउंटेन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने बनवाए थे। दिस बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंस ऑफ ऑफिसर्स, लीडर्स एंड रिवोल्यूशनरीज। यानी कि इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालय, मतलब कि जो ये अभी जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाया था, उन्होंने सब अलग अलग चीज़ें बनवाए थे, और उसमें जो हमारे ऑफिसर्स होते, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते, उसमें ऑफिसर्स बैठते और उसमें उनका जो दस्तावेज रहता है वो सब उसमें तैयार करते। इस सारी हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स है उसमें बैठकर। लीडर्स एंड रिवोल्यूशनरीज, पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फोर्ट्स, प्रिजन्स एसेट्रा। जो पैलेसेस रहते थे रूलर्स के, मतलब जो राजा महाराजाओं के जो पैलेसेस रहते थे, वो खासकर फोर्ट्स बनाते थे और प्रिजन्स यानी जेल बनाते थे। किसी को कुछ सज़ा दिया जाए तो उनके लिए जेल बनाया जाता था। और जब ब्रिटिश लोग किसी को सज़ा देने के लिए, वो मतलब ब्रिटिश लोगों ने क्या फंक्शन लाया, उन्होंने ब्रिजेस बनवाया, बिल्डिंग्स बनवाया, रोड्स बनवाया, पर जो राजा महाराजा लोग थे उन्होंने पैलेसेस बनाया, फोर्ट्स बनाया, प्रिजन्स बनाया।
अमॉन्ग दिस मॉन्यूमेंट्स मेनी बिल्डिंग्स आर इंटेक्ट इवन टुडे, यानी कि इन सारे मॉन्यूमेंट्स में से, इन सारे जो इतिहास के साधन हैं, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे नज़रों के सामने हैं। सम आर डिक्लेयर एज नेशनल मॉन्यूमेंट्स, यानी कि कुछ मॉन्यूमेंट्स जो है उन नेशनल मॉन्यूमेंट्स को डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि जैसे ताजमहल जो शाहजहाँ ने बनवाया था उसे नेशनल मॉन्यूमेंट से डिक्लेयर किया गया है। वेयर एज सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम, यानी कि जो राजा महाराजाओं ने या फिर जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था उसको आज म्यूज़ियम में भी कन्वर्ट कर दिया है। अगर वहाँ पर हम उसे देखने के लिए ना जा सके, इसलिए मतलब जो उनके ज़माने में, उनके पीरियड में, उनके रूलिंग की टाइप जब समय था तो उन्होंने कौन कौन सा किस चीज़ें का उपयोग करते थे, क्या क्या करते थे, अपना सभा किस तरह बुलाते थे, मुजरिम को सज़ा किस तरह देते थे, ये सारी चीज़ें उन म्यूज़ियम में सारी जो लिखित ओरल या फिर मटेरियल, ये सारी चीज़ें उन म्यूज़ियम्स में रखी हुई हैं। जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको, या फिर अगर कुछ ज़्यादा एकदम ज़रूरी मॉन्यूमेंट्स जो रहते हैं, मतलब एकदम ग्रेट मॉन्यूमेंट्स जो रहते हैं, उनको ना नेशनल घोषित किया जाता है, और जो कुछ थोड़े कम ज़्यादा रहते हैं उनको म्यूज़ियम्स बना दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलुलर जेल इन अंडमान, यानी कि एक सेलुलर जेल जो अंडमान में, सेलुलर जेल जो अंडमान While visiting these sites, we get information about contemporary history, architecture, nature of the monuments, and also the economic condition of that particular period. यानी कि अगर हम कहीं पे जा रहे, हम कहीं पे जा रहे हैं, म्यूज़ियम में जा रहे हैं, तो हमें उस वहाँ पर जाने से पहले, वाइल विजिटिंग दिस साइट, मतलब वहाँ पे जाने से पहले हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है कि वहाँ पर कैसा है, किस तरह है, वहाँ पर हमें किस तरह की सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी, वहाँ का नेचर, जो नेचर का जो मॉन्यूमेंट्स है, और भी बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशंस, उन अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको, अगर हम उनको नोटिस करते, तो हमें पता चलता है कि उनके पीरियड में उनका इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह का था। Just as during the visit of cellular jail in Andaman, we get the information about the revolutionary work of वीडी सावरकर, यानी कि अगर हम सेलुलर जेल इन अंडमान में जाते हैं, अगर हम सेलुलर जेल इन अंडमान में जाते हैं तो हमें यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि वीडी सावरकर ने क्रांतिकारी कार्य किस तरह के किए थे। रिवोल्यूशनरी वर्क यानी क्रांतिकारी कार्य, जो क्रांतिकारी काम जो उन्होंने किस तरह से किया था। बाय विजिटिंग मणि भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधी एरा, यानी कि अगर हम मणि भवन में जाते हैं, सेवाग्राम आश्रम और भी बहुत सारे गांधी जी के आश्रम थे, अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कई जो आश्रम हैं उनको म्यूज़ियम्स बना दिया गया है, और कई आश्रम्स को नेशनल घोषित कर दिया गया है, कई आश्रम को नेशनल घोषित कर दिया गया है। और इन सारी चीज़ों से हमें यह इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें यह नॉलेज मिलती है, हमें यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस समय गांधी एरा किस तरह चलता था, गांधी जी ने क्या क्या किया था, गांधी जी का स्वभाव किस तरह था। ये सारी चीज़ें हमें इन सारी चीज़ों पर विज़िट करने, यानी वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलता है। अभी देखेंगे स्टैचू एंड मेमोरियल्स। स्टैचू यानी मूर्ति, मेमोरियल यानी जो उनके समय में जो बहुत सारे उनको याद रखने के लिए, अगर शाहजहाँ को हम किस तरह याद रखेंगे, ताजमहल को देखकर, शाहजहाँ, और साबरमती आश्रम को हम याद रखेंगे गांधी जी को देखकर, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे मेमोरियल्स हैं, जिनको देखकर हमें उस समय के जो रूलर थे, जिनका उस समय राज्य चलता था, उनके बारे में हमें ज्ञात होता है। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस, हमें आज़ादी के पहले का देश, और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद का देश। मेमोरियल ऑफ मेनी पर्सनालिटीज़ वेर एरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचू, यानी कि
जो बहुत सारे मेमोरियल है उनको स्टैचू, मतलब स्टैचू को भी मेमोरियल कह सकते हैं, क्योंकि उसी को देखकर हमें यह मेमोरी में आता है, हमें याद आता है कि इसके समय पे रूलर कौन था, इस पीरियड में रूलर कौन था। दिस स्टैचू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये सारे स्टैचूज़, ये सारे मेमोरियल्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। द वेरियस स्टैचू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी रूलर एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़। यानी कि बहुत सारे स्टैचूज हमें यह बताते हैं कि उस समय के रूलर कौन थे, वो अपना रूल किस तरह करते थे, अपने मुजरिमों को सज़ा किस तरह देते थे, किसी को उपहार किस तरह देते थे, लिखित तौर पे किसी को संदेशा किस तरह भेजते थे। ये सारी चीज़ें हमें उन स्टैचू से देखने को मिलती है। द डिस्प्ले प्लेक on the statue gives us information about the full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and the biographical sketch of the person। यानी कि हम समझो अभी हम गेट ऑफ इंडिया गए या फिर कहीं पे भी गए, अगर किसी का मूर्ति लगा है, किसी का मूर्ति बनाया गया है, तो उस मूर्ति के नीचे, उस कहीं पे भी मूर्ति हो, उस मूर्ति के नीचे एक इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, उसको बोलते प्लेक। द डिस्प्ले प्लेक, उसको जो इंफॉर्मेशन लिखी रहती है हम उसको बोलते हैं प्लेक। और उस इंफॉर्मेशन में क्या लिखा रहता है वो भी देखते हैं। उस इंफॉर्मेशन में लिखा रहता है उनका फुल नेम क्या था, उनका बर्थ कब हुआ था, उनका डेथ कब हुआ, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया हमारे देश को आज़ाद रहने के लिए, उनका बायोग्राफिकल स्केच किस तरह है, उनका स्वभाव किस तरह है, वो किस तरह के इंसान थे। ये सारी चीज़ें उस प्लेग में लिखी रहती है। जस्ट एज द स्टैचू ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दे आर मेमोरियल्स विच आर erected in the memory of various events which gives us information about the concentrated event। यानी कि ये जैसे कि हम बहुत सारे स्टैचू देखते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले के देखते हैं, सावित्रीबाई फुले के देखते हैं, लोकमान्य तिलक के देखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के देखते हैं। और इन सारी जो स्टैचू है उसके नीचे एक प्लेग लगा रहता है और उसको देखकर हमें उनके कंसर्न इवेंट्स के बारे में पता चलता है। पीरियड पीपल रिलेटेड टू द इवेंट एसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेस। यानी कि अगर विभिन्न स्थानों की, जैसे कि अभी किसी का शहीद, जैसे बोलते हैं शहीद स्मारक, यानी कि जो शहीद होते उनका भी मूर्ति बनवाया जाता है और उसके नीचे भी उनका प्लेग लिखा जाता है। इसको देखकर हम सारी चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं कि लोकमान्य तिलक का किस तरह रहता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी किस तरह रहता होगा। हुतात्मा स्मारक यानी जो शहीद होते हैं उनके लिए हम, जो देश के लिए शहीद होते हैं उनकी स्टैचू बनवाई जाती है ताकि उनको दुनिया हमेशा याद रखे। जैसा कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले, इन सारी लोगों को याद रखते हैं क्योंकि वो भी हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। डू इट, ट्रेस आउट द स्टैचू ऑफ मेमोरियल इन योर नेबरिंग एरियाज, नोट डाउन द इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट और पर्सनालिटी दैट यू कैन ऑब्टेन थ्रू इट। यानी कि आप अपने एरिया में ढूंढिए, अपने नेबरिंग एरिया में ढूंढिए कि कौन कौन से स्टैचू लगे, किस तरह के हैं और उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। अभी आएंगे हम रिटर्न सोर्स। हमारा मटेरियल सोर्स तो हो गया, अब आएंगे हम रिटर्न सोर्स में। द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स द इंक्लूड ऑफ रिटर्न सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अभी देखते हैं कि रिटर्न सोर्स में आते क्या क्या हैं। रिटर्न सोर्सेस में आते क्या हैं। अभी कॉरस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार, जो पत्र को लेता देता है। फॉरेन अकाउंट्स यानी
विदेशी व्यक्तियों का लेखन, यानी कि जो विदेशी व्यक्ति हमारे भारत में आने से पहले खत लिखते हैं, जैसे कोई राजा हमला करने आ रहा है तो पहले खत लिख के भेजता है, या फिर कुछ सुझाव देना हो उनको, तो वो सारी चीज़ें उस खत के जरिए पता चलता है। उसको हम बोलते हैं फॉरेन अकाउंट्स। न्यूज़पेपर्स, अभी न्यूज़पेपर भी रिटर्न सोर्स में आएगा, क्योंकि उससे हमें समाचार, जो समाचार पत्र होता है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे इंडिया में, हमारे आसपास में ब्रिटिश रूलर्स क्या क्या कर रहे हैं, हमारे जवान किस तरह उनसे लड़ रहे हैं। बायोग्राफीज यानी उनका चरित्र, ये भी रिटर्न, जैसा बायोग्राफीज अभी प्लेग में उनका बायोग्राफी ज़रूर लिखा रहता है, तो उसको हम रिटर्न सोर्स में एज्यूम कर सकते हैं। अभी पीरियोडिकल्स यानी पत्रिकाएं, जो उनके पत्र आते हैं यहाँ से वहाँ एक दूसरे राज्य पे, जो उनका पत्र आते हैं उनको हम बोलते हैं पीरियोडिकल्स। फैक्ट्री रिकॉर्ड्स यानी जो उनका मतलब कुछ कारखाना चल रहा है, कुछ किसी चीज़ की फैक्ट्री चल रही है, उसका रिकॉर्ड्स रखने के लिए उसको लिखित तौर पर रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या है, ऑटोबायोग्राफीज यानी कि आत्मचरित्र, उनका आत्मचरित्र किस तरह है। बुक्स, पुस्तक, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे रिटर्न सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स यानी कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स यानी पत्रिकाएं। न्यूज़पेपर प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्पररी इवेंट्स अलॉन्ग विद द डिटेल एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। व्यू द एम्बिएंट पीपल एडिटोरियल आर ऑल्सो पब्लिश, यानी कि न्यूज़पेपर एक ऐसा जरिया है जिससे हमें देश में होने वाली सारी चीज़ों का संबंध उस न्यूज़पेपर से होता है, और उस न्यूज़पेपर के जरिए हमें उसका ज्ञात होता है कि हमारे भारतवर्ष में क्या क्या हो रहा है। और ये सारी चीज़ें हमें एकदम न्यूज़पेपर में डिटेल से एनालिसिस यानी डिटेल लाइन टू लाइन वाइज हमें उससे पता चलता है। यानी कि अगर समझ लो आज घटना हुई तो उसका जो लिखित समाचार है वो कल की न्यूज़पेपर में आएगा, यानी कि एकदम लाइन मतलब सीक्वेंस वाइज उन लोग अपना कार्य कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर के जरिए हमें पता चलती है। वी गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हैपनिंग ऑफ द दैट पीरियड, यानी कि हमें उससे यह भी पता चलता है कि उनका कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल में उनका जो पॉलिटिकल पार्टी, जो उनका देश में जो उनका पॉलिटिक्स चल रहा है उनमें क्या क्या हो रहा है, उनका जो सोशल काम है, सोशल जो उनका खुद की जिम्मेदारी है उसमें उनको क्या क्या नहीं मिल पा रहा है। इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल यानी कि जो कल्चरल, जो उनको खेती में कौन सा लाभ हो रहा है, सरकार हमसे कितने में गेहूँ ले रही है और दोबारा हमको उसको उगाने के लिए कितने में दे रही है, ये सारी चीज़ें हमें इस न्यूज़पेपर के ज़रिए से पता चलता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हम सरकार को गेहूँ सस्ते में देते हैं, पर वो देने के टाइम पे हमें बहुत महंगे में देते हैं। वो हमें उगाने के टाइम पे जब उनसे लेते हैं तो वो हमें बहुत महंगा देते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर लाइक, मतलब जो इंडिपेंडेंस के पहले यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले भी न्यूज़पेपर चला करती थी। उसमें से था ज्ञानोदय जो उनका न्यूज़पेपर था, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाज़ार, पत्रिका, दीनबंधु, केसरी एक्टेड एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकनिंग द माइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि ये सारे न्यूज़पेपर इंसान के अंदर जागरूकता लाती हैं। ये सारी न्यूज़पेपर इंसान के अंदर जागरूकता लाती है कि वो भी समझ सके कि हमारा हक क्या है, हमें अपने देश के लिए किस तरह लड़ना चाहिए। थ्रू द न्यूज़पेपर्स वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द इंडियन, यानी कि जो न्यूज़पेपर के ज़रिए से ब्रिटिश पॉलिसीज़ क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ दे रही है, उनका इफ़ेक्ट क्या है हमारे इंडिया पे, ये सारी चीज़ें पता चलती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर वर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट बट ऑल्सो एक्टेड द सोर्स ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब ब्रिटिश का रूल था तो न्यूज़पेपर एक पॉलिटिक्स इवेंट्स को ही नहीं बल्कि वो एक सोशल रिफॉर्मर की तरह काम करता था। यानी जैसे कि
हम टीवी देखते हैं कि समाचार बताने के 2-3 लोग रहते हैं, वो सारी चीज़ रिफॉर्मर रहते, वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं। उसी तरह प्री इंडिपेंडेंस में, यानी कि आज़ादी के पहले, ये एक सोशल रिफॉर्मेशन की तरह काम करता था। अभी देखते रिफॉर्मेशन की तरह काम करता था। विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर एंड शतापत्रे रिटर्न बाय द लोकहितवादी alias Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar comments on various social and cultural issues। यानी कि इन सारे लोगों ने मिलकर एक अच्छा न्यूज़पेपर बनाने का ठाना और उसमें उन्होंने सारी चीज़ें, सोशल कल्चर इशू, ये सारे उसमें डालने का सोचा ताकि सबको उसका ज्ञान मिल सके, उनको पता चले कि उनके देश में हो क्या रहा है। लेट अस नो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर, यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी एक न्यूज़पेपर खोला था। अभी देखते हैं उसमें उन्होंने क्या क्या बताया। इन जनवरी 1920 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड द फॉरनाइटली मूक नायक, but later डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर had left for higher studies to England and hence he handed over the paper to his colleague in April 1927। यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक मूक नायक नाम का एक न्यूज़पेपर चलाया, न्यूज़पेपर उन्होंने लागू किया कि ये न्यूज़पेपर लोगों तक पहुँचेगा। फिर बाद में वो न्यूज़पेपर 7 साल तक चला। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने उस न्यूज़पेपर को अपने कलीग के हाथों में दे दिया ताकि वो उसको चलाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मूक नायक न्यूज़पेपर को 7 साल तक चलाया। देखो 1921 में स्टार्ट हुआ, 1927 में उन्होंने अपने कलीग को दे दिया। यानी कि पूरा मिला के जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक को न्यूज़पेपर को 7 साल तक चलाया। डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत। ही रोड द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमॉन्ग देम। यानी कि बहिष्कृत, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड से लौटे तब उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम का एक और न्यूज़पेपर निकाला जिससे वो लोगों के अंदर एकता लाना चाहते थे, लोगों के अंदर यूनिटी लाना चाहते थे कि ताकि वो एक साथ मिलकर ब्रिटिशों से लड़ें। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो स्टार्टेड 2 more न्यूज़पेपर नेमली, यानी कि उसके चलते चलते उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 और न्यूज़पेपर निकाला। उसका नाम था जनता एंड प्रबुद्ध भारत। अभी देखते हैं मैप्स एंड ड्राइंग। अभी उस समय का मैप्स एंड ड्राइंग किस तरह रहता था, उसका इतिहास किस तरह है। मैप इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि मैप्स को भी इंडिया का, जो हमारे हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। द चेंजिंग नेचर ऑफ ए सिटी और अ पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी ट्रेस थ्रू द मैप्स, यानी कि अगर हम किसी सिटी का लोकेशन ट्रेस करना चाहते हैं तो वह हमें मैप्स के ज़रिए से अच्छे से एकदम क्लियर पता चलेगा कि कौन से लाइन में किस जगह के कौन सा पर्टिकुलर लोकेशन उसका है, वो सारी चीज़ें मैप से पता चलेंगी। द सर्वे ऑफ इंडियन वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, यानी कि जो ये सर्वे ऑफ इंडिया है, एक सर्वे ऑफ इंडिया था, वो एक आज़ाद डिपार्टमेंट था, एकदम खुला डिपार्टमेंट था जो ब्रिटिश पीरियड में स्टार्ट हुआ था। थ्रू साइंटिफिक मेथड ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया, यानी कि जब सर्वे ने साइंटिफिक मेथड अपनाया तो उन्होंने मैप्स ऑफ इंडिया का निर्माण किया। वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, सिटीज़ एसेट्रा, यानी कि जो बहुत सारी सिटीज़ इंडिया के उसमें मैप्स में अच्छे से दिखाई पड़ सकते थे। सिमिलरली द प्लान्स डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट्स प्रूव इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यूज ऑफ स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ एन बिल्डिंग एज वेल एज द फेसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि मैप्स के जरिए सारी, अगर किसी का लोकेशन पता करना चाहते थे
तो उसका जो लोकेशन है एकदम पर्टिकुलर एरिया का एकदम पंचुअल, एकदम एक्चुअल कहाँ पर वो है, वो एकदम अच्छे से पता चल सकता था। और इसमें उन्होंने बहुत प्रोसेस किया, बहुत डेवलपमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट has the original plan of the Bombay port. Information about the development of Bombay city can be understood through the plan draft by architects and engineers। यानी कि जब मुंबई पोर्ट को उन्होंने ट्रेस किया तो उससे यह इंफॉर्मेशन मिली कि जो मुंबई पोर्ट है उसका एकदम सिटी लोकेशन एकदम पंचुअल है, सिटी लोकेशन एकदम पंचुअल है, यानी कि वो एकदम पंचुअल था। उससे उनको पता चलता था कि किसी का अगर कोई चोरी करके भागा तो उसको ट्रेस करने के लिए हम इस मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल सोर्सेस, अभी हम पढ़ेंगे ओरल सोर्सेस हमारे क्या हैं, हमारे ओरल सोर्सेस क्या हैं। द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो फॉलोइंग है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक सोर्स माना जाता है। ओरल सोर्स में भी क्या क्या आता है, फोक सॉन्ग्स आते हैं, यानी फोक सॉन्ग्स यानी आपको पता होगा फोक सॉन्ग लोकगीत बोलते हैं उसको हम। पोवालस आते हैं जो एकदम जिसको हम करखा भी बोलते हैं। फोक टेल्स यानी जो कथाएँ रहती हैं, लोक कथाएँ, उसको हम फोक टेल्स। नरेशन जो प्रसंग वर्णन करता है, यानी कि अगर हम कोई नाटक करें तो उसका जो वर्णन करता है, उसका जो बताता है कि उन्होंने कैसे कैसे किया, उसको हम नरेशंस बोलते हैं। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, यानी जो अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे तो उनका भी ओरल सोर्स हो जाएगा। फेस्ट, जलसा एंड आर्ट्स ग्रुप्स, यानी कि जो नाटक करते हैं, अगर गणपति बप्पा का नाटक कर रहे हैं, उन्होंने शिव जी का नाटक कर रहे और या फिर और किसी का चाणक्य का नाटक कर रहे, तो ये सारी चीज़ें ओरल सोर्सेज में आती हैं। राइथमिक यानी जो उनकी जो चक्की की गीतें रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं चक्की की गीतें, हमारे हिंदी में बोलते हैं इनको चक्की की गीतें। इंस्पिरेशनल सॉन्ग यानी स्फूर्ति गीत, जो एकदम स्फूर्तिला गीत रहता है उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशनल सॉन्ग। इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स क्या होता है अभी वो देखेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वेर कंपोज, यानी कि जब आज़ादी मिलने वाली थी तब एक स्फूर्ति यानी कि सबको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग को कंपोज किया गया ताकि स्वतंत्र वीरों में साहस आए, वीरता आए। एट प्रेजेंट सम ऑफ दिस सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, और आज भी ये सारी जो सॉन्ग्स है ये रिटन फॉर्म में भी उपलब्ध हैं। बट देयर आर मेनी अदर अनपब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मेमोराइज्ड बाय फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि और भी कुछ ऐसे लोकगीत थे, यानी कि स्फूर्ति वाले गीत थे जो सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स को ही एकदम अच्छे से याद था, क्योंकि वो उसको लेकर बोला करते थे आज़ादी के नारे। थ्रू दिस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल कुड बी अंडरस्टूड, यानी कि इसके ज़रिए हमें यह इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि उस समय का कंडीशन किस तरह था, उनके ऊपर क्या क्या हो रहा था और उसका उन्होंने जवाब किस तरह दिया, उससे इस इंस्पिरेशनल सॉन्ग से हमें यहाँ पता चलता है फ्रीडम के स्ट्रगल क्या क्या थे। पोवाड़ा भी देखते हैं, पोवाड़ा क्या क्या होता है। पोवाड़ा इज़ अ सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ अ पर्सन, यानी कि जो पोवाड़ा होता है वो किसके बारे में होता है। जैसे शिवाजी का पोवाड़ा हो गया, गांधी जी का पोवाड़ा हो गया, लोकमान्य तिलक का पोवाड़ा हो गया। ये जो पोवाड़ा रहता है वो गाने में बताते हैं, पर उनकी कहानी होती है, जो कहानी होता है उनको गाने में बताते हैं, उसको हम बोलते हैं पोवाड़ा, वर्क ऑफ अ पर्सन। There are various पोवाड़ास कंपोज ऑन फ्रीडम स्ट्रगल इन 1857, और बहुत सारे पोवाड़ास कंपोज किए गए जब आज़ादी के लिए नारे लगाते थे इन 1857। वैलर ऑफ रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स एसेट्रा, दिस पोवाड़ास वर यूज टू क्रिएट मोटिवेशन एंड स्पिरिट
अमॉन्ग द पीपल। और ये सारे पोवाड़ास जो पीपल्स में मोटिवेशन लाते थे, साहस लाते थे, जागरूकता लाते थे, एकता लाते थे, ये सारे पोवाड़ास। अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट द पोवाड़ास वर कंपोज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ सत्यशोधक समाज। यानी कि ये पोवाड़ा वो इसलिए गाते थे क्योंकि उन्हें एक सत्यशोधक समाज है, यानी एकदम सतयुग चाहिए था उनको एक सतयुग चाहिए था। वो सबको अवेक करते थे, सबको जागरूक करते थे उस पोवाड़ा के माध्यम से। वीडियो ऑडियो विजुअल सोर्सेज। अभी देखते हैं ऑडियो विजुअल सोर्सेज क्या होते हैं। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर वाज ए डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। यानी कि जब हमारे मॉडर्न पीरियड का डेवलपमेंट हुआ, उसका टेक्नोलॉजी जब बढ़ी, तो जो हमारे फोटोग्राफीज, रिकॉर्डिंग्स, फिल्म्स, इनका भी डेवलपमेंट हुआ, यानी इनका भी विकास हुआ। दिस फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स और फिल्म्स कैन बी यूज एज अ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। यानी कि ये सारी चीज़ें मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में बहुत ज़रूरी पाई जाती हैं। Photographs are a visual source of modern Indian history. With the discovery of art of photography, photographs of various persons, events, objects, structures, places were clicked. Through these photographs we get information about the person or an event in a visual format। यानी कि फोटोग्राफ्स के माध्यम से, जो फोटोग्राफ्स है ये ना एशियंट हिस्ट्री में था, ना मेडिवल हिस्ट्री में था, ये केवल और केवल हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में होता है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो उसके चलते चलते फ़ोटोग्राफ्स का भी इन्वेंशन होने लगा। फ़ोटोग्राफ्स बहुत तरह के होते हैं और बहुत पर्सन्स के होती हैं, क्रांतिवीरों की होती हैं, और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने बलिदान दिए उनके भी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए जाते हैं। यानी कि जब जो फ़ोटोग्राफ्स उनके प्लेसेस के रहते हैं, स्ट्रक्चर्स का उनका रहता है, उनके जो किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का फ़ोटोग्राफ्स, एशियंट ऑब्जेक्ट का, मेडिवल ऑब्जेक्ट का, यानी जो पुरानी चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स का जो फ़ोटोग्राफ खींचते हैं वो इसी फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से। और इसके तहत हमें यह जानकारी भी मिलती है कि अगर किसी का हम फ़ोटो खींचेंगे तो उससे वो किस तरह दिखता था, किस तरह थे वो, किस तरह अपना शासन चलाते थे, इससे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से। इन केस ऑफ मेडिवल पीरियड देयर आर पेंटिंग अवेलेबल दैट डिपिक्ट्स द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्सन और विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, बट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस पेंटिंग इज़ डाउटफुल। यानी कि मेडिवल पीरियड में पेंटिंग्स के माध्यम से फ़ोटोज़ निकाले जाते थे। यानी मेडिवल पीरियड में पेंटिंग्स बनाए जाते थे राजा महाराजाओं के, ताकि उनका रूल किस तरह था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाते थे। पर मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिश अपना किस तरह चलाते थे उसका फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किया गया। यानी कि कंपेयर टू पेंटिंग्स और कंपेयर टू फोटोग्राफ्स, कंपेयर टू मेडिवल और कंपेयर टू मॉडर्न पीरियड में कितना डेवलपमेंट आया। जैसे कि अगर हम पेंटिंग्स में देखते थे तो हमें सच भी रह सकता था और झूठ भी रह सकता था कि ये राजा, इसका चरित्र इस तरह था, ना कि उसका चरित्र अपवित्र था। उसका चरित्र यानी कि बुरा नहीं था, वो अच्छा था, वो पेंटिंग्स के माध्यम से बना सकते थे। पर अगर हम मॉडर्न पीरियड में फ़ोटो क्लिक करेंगे तो उसका एकदम उसमें डाउटफुल कुछ रहेगा ही नहीं, उसमें डाउटफुल कुछ नहीं रहेगा। मेडिवल पीरियड में अगर कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसमें डाउटफुल रह सकता है, पर ये एकदम फेस टू फेस दिखाई देता है, एकदम क्लियर पिक्चर आता है, इसलिए इसमें कुछ डाउट करने जैसा नहीं रहता। कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी अ मोर रिलायबल। यानी जो मॉडर्न पीरियड में फ़ोटोग्राफ्स को बहुत महत्व दिया जाता है। द फोटोग्राफ्स ऑफ अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर, ड्रेसिंग स्टाइल एसेट्रा। यानी कि फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से हम जान सकते हैं कि गांधी जी किस तरह दिखते थे, लोकमान्य तिलक किस तरह दिखते थे, शिवाजी महाराज किस तरह दिखते थे, उनका
ड्रेसिंग का स्टाइल किस तरह था। जैसे शिवाजी अपने कंधे अब शिवाजी कुर्ता पैजामा ऐसा सब पहनते थे और ऊपर से शॉल मतलब एक पट्टा डालते थे और अपने हाथ में फंसाते थे। गांधी जी खाली और खाल ऊपर लुंगी पहनते थे और ऊपर से गमछा लगाते थे। लोकमान्य तिलक जी, उनका बड़ा बड़ा मूंछ था। उनका फिजिकल फीचर सब बताता है इसमें फोटोग्राफ्स के माध्यम से। Photographs often even give a visual image, whereas photographs of an object or structure help understanding its nature। यानी कि फोटोग्राफ्स के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि उनका नेचर किस तरह था, उनका स्वभाव किस तरह का था, जो उनका उस समय कौन कौन सी घटनाएं होती थी, क्या क्या होता था, उनके आसपास का माहौल किस तरह था, वातावरण किस तरह था, वो सारी चीज़ें फ़ोटोग्राफ्स में क्लिक हो सकती थी। लेकिन रिकॉर्डिंग्स, द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग्स वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट एज फोटोग्राफी। यानी कि जिस तरह फोटोग्राफ भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह रिकॉर्डिंग्स भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत महत्व रखती है। रिकॉर्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। यानी कि जो रिकॉर्डिंग्स है ये खाली ऑडियो में रहता है, उसका वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। खाली इससे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स से हमें खाली सुनाई देता है, ना कि कुछ दिखाई देता है। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, सॉन्ग्स एसेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स। यानी कि मॉडर्न पीरियड्स में अगर कोई गाना गाता था, किसी का गाना रिकॉर्ड करने चाहिए, या फिर कोई भी स्पीचेस, कोई लीडर्स अपना स्पीच देता है हमारे भारत के लिए, वो किस तरह अपना शासन चलाएगा, वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में रखी जाती हैं। दे कैन बी यूज़ एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये सारी चीज़ें हमारी सोर्स ऑफ हिस्ट्री में यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल एंथम जन गण मन, जो नेशनल एंथम जन गण मन है, जिसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, लिखा ही नहीं बल्कि उन्होंने गाया भी था, संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर himself, or the speeches of Subhash Chandra Bose can be used as a audio source for study of history of modern period। यानी कि खाली जैसे जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने संग किया था, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया, किसके माध्यम से, रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। उसी तरह जब सुभाष चंद्र बोस जी जब अपना स्पीचेस देते थे तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता था हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। अब देखते फिल्म्स, अभी 21वीं और 20वीं सदी में आ गई फिल्म्स। अभी देखते फिल्म्स में क्या क्या होता था। फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न पीरियड। यानी कि जो ये फिल्म्स था ये एक अनोखा था, यूनिक यानी एकदम अनोखा था। ये किसको लगता नहीं था कि हम कोई भी चीज़ कैप्चर कर सकते, उसको हम दोबारा वापस देख सकते हैं, ये 20th सेंचुरी में आ गया। क्या आ गया? फिल्म्स 20th सेंचुरी में आ गया। देयर वॉज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग। यानी कि जब फिल्म मेकिंग हुआ, जब पता चला कि फिल्म बनने वाले, तो सबको लगा कि कैसे बन सकता है ये, मतलब सबके लिए बहुत एक उत्साहित था, ये बहुत बड़ा ग्रेट डेवलपमेंट था सबके लिए। दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 लेड, यानी कि दादा साहेब फाल्के ने 1930 में लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। यानी कि सबसे पहला फिल्म इंडस्ट्री खोलने वाले थे दादा साहेब फाल्के जी। उन्होंने सबसे पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट किया। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट आर अवेलेबल। यानी कि इन फिल्म के माध्यम से सब कुछ रिकॉर्ड, ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड, यानी कि देखते थे भी और सुनते भी थे। जैसे कि दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी जी ने सॉल्ट से उनका कर्ज हटाया था कि सॉल्ट मुफ्त में दिया जाए, ना कि उस पर कोई कर्ज लगाना चाहिए, ब्रिटिश से यह उन्होंने मांग की थी। और ये सारी चीज़ें ऑडियो विजुअल यानी फिल्म्स में बनाकर रखी हुई हैं। थ्रू दिस फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी। और हम अगर कोई कथा सुनेंगे तो उससे हमें उतना विश्वास नहीं होता, पर जैसा हम
फिल्म में देखते हैं तो उससे लगता है कि एकदम रियलिटी का है, एकदम रियलिटी है, इसमें कोई भी शंका करने लायक कोई भी विचार आना ही नहीं चाहिए। Compared to ancient and medieval period, the sources of study of modern Indian history are founded in the abundance and variety। यानी कि कंपेयर टू मेडिवल एंड एशियंट हिस्ट्री, अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को एशियंट और मेडिवल से, तो उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट आया, बहुत तरह की वैरायटी के जो फिल्म्स, रिकॉर्डिंग, ऑडियो, ये सारा चीज़ डेवलप होते गया हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में। द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ दिस पीरियड आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन अ बेटर स्टेट। यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस जो उन्होंने खुद आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा ढूंढने की कोशिश की है। देयर आर मैनी रिटन सोर्स प्रिजर्व इन द आर्चिव्स, जो आर्चिव्स रहते हैं जहाँ पर लिखित तौर पे जो सारी चीज़ें रखी रहती हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री का, वो सारी चीज़ें कहाँ पर रखी रहती हैं, आर्चिव्स में रखी रहती हैं। But while referring the written source, the ideology and opinion of the author regarding the particular event need to be examined। यानी कि जो ऑथर्स रहते हैं उनको हिस्ट्री का रिटन फॉर्म में लिखने के लिए, हिस्ट्री को बताने के लिए उनके पास एकदम अच्छा सा उनका दिमाग रहना चाहिए, अच्छा दिमाग रहना चाहिए उनको, मतलब एकदम अच्छी दृष्टिकोण से दिखना चाहिए कि हम अपना क्या बना रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं हमारे फिल्म्स में क्या बना रहे हैं और क्या हम दिखाना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को। There is a great need of preserving this historical source through which the rich traditions of history can be handed over the next generation। यानी कि ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण किए जाने पर ही इतिहास का यह समृद्ध परंपरा हम भावी पीढ़ियों को सौंप सकेंगे। यानी कि इसकी जांच, मतलब जब अगर हम इतिहास में कुछ भी अगर जो हुआ नहीं है, कुछ भी अगर हुआ नहीं है उसको हम इतिहास में लिखेंगे तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या कहेंगे कि ये सारी चीज़ें हुई नहीं हैं और फिर भी हम लोगों ने इसे रिकॉर्डिंग्स में, फिल्म्स में, ऑडियो में, इसमें सब में डाल दिया है। तो हम अगर अपने आगे की पीढ़ी को ये सारी हिस्टोरिकल चीज़ सौंपने वाले, तो वो एकदम प्रूफफुल होना चाहिए, आइडियोलॉजी और ओपिनियन के साथ रहना चाहिए। यानी कि वो सारी चीज़ें एकदम सच्ची होनी चाहिए जो कि हम अपने अगले जनरेशन को देने वाले हैं। जाने पर ही अगर वो सारी चीज़ें एकदम करेक्ट रहेगी, पंक्चुअल रहेंगी, एक्चुअल रहेंगी, तभी वो सारी चीज़ें हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप सकेंगे। तो हमने देखा हमारे ए स्टैंडर्ड का सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।